बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ नसरुल्लाह, योर फिजिक्स टीचर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ पे इसकी डिफिनेशन में कुछ पोशीदा वर्ड्स मौजूद है। उस पोशीदा वर्ड्स को हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली एनर्जी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है ये किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। यानी एक बॉडी है, उसमें अगर काम करने की सलाहियत मौजूद हो तो उस बॉडी में क्या मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। सो द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एक बॉडी है, उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है, वो काम करने की सलाहियत को इस बॉडी में जो मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि बॉडी किस वक्त काम करता है, यानी वर्क किस तरह करता है, हाउ बॉडी डज वर्क। यहाँ पर वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक बॉडी है, वो हमारे पास वर्क किस तरह करता है और फिर उसकी एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क जो है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है हमारे पास किस चीज की, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। सो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ पे देखो वर्क है, वर्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एफ डी। यहाँ पर एफ डी जो है, यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा है, एफ डी कॉस थीटा है। अब हम इस बात को समझेंगे कि कोई भी बॉडी किस वक्त वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास वर्क है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक हमारे पास फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है। तीसरी बात जो है, इस वर्क में हमारे पास क्या है, थीटा है। ये थीटा जो है ये एंगल है, ये थीटा जो है ये एंगल है किसके दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास फोर्स जीरो हो तब वर्क क्या होगी। अगर हमारे पास आप किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट कोई भी वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तब वर्क क्या होगी। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, 90 हो, 180 हो, तब हमारे पास वर्क क्या होगी। और इस वर्क की वजह से किसी भी बॉडी में हमारे पास जो सलाहियत होती है, काम करने की सलाहियत होती है, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास फोर्स जीरो हो तो यहाँ पर जब आप जीरो फुट करोगे तो हमारे पास वर्क क्या होगी, जीरो होगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है ये बोर्ड हमारे पास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरो है। जब हमारे पास यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट जीरो फुट करोगे तब हमारे पास वर्क भी जीरो होगी। तो इन सब केसेस में जब हमारे पास फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, दूसरी बात एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 90 हो, 90 डिग्री हो, तब इन सब केसेस, ये तीनों केसेस के दरमियान के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वर्क इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कोई भी ये जो बॉडी है ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहे। जब वर्क नहीं होगी तब हमारे पास एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। So, in simple way, we can say that work is done by the body when we apply a force, and due to this force, body displays or the body covers some distance. So these all are about the energy. तो यहाँ पर एक चीज है, वो ये है कि वर्क जो है इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल जो यहाँ पर थीटा जो है, ये एंगल किसके दरमियान एंगल है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान। अगर हमारे पास एंगल 90 था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तब हमारे पास वर्क क्या होगी, जीरो होगी। इन तीनों केसेस में वर्क जीरो तो एनर्जी जीरो। सो वर्क जो एनर्जी जो है वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है। वर्क जीरो होगी तो एनर्जी जीरो होगी, वर्क मैक्सिमम होगी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, वर्क मिनिमम होगी तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर अभी हम एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी की तो बहुत सी टाइप्स है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है और एक बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। एक बॉडी है, ये बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। और ये वर्क किस वजह से करता है, ये वर्क हमारे पास मोशन की वजह से, किसकी वजह से, मोशन की वजह से। अगर कोई भी बॉडी वर्क करे मोशन की वजह से, उसकी हरकत की वजह से, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। The energy of the body due to its motion is called kinetic energy, और the ability of a body to do work due to its motion is called kinetic energy। यानी अगर किसी भी बॉडी किस तरह वर्क करे, मोशन की वजह से अगर वो वर्क करे, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक कहते हैं। काइनेटिक का वर्ड जो है हमारे पास ये काइनेसिस से निकला गया है, जिसका मतलब है मोशन। सो यहाँ पर एक बॉडी है, वो बॉडी क्या करता है, वर्क करता है, किसकी वजह से, मोशन की वजह से।
तो इस मोशन की वजह से जब कोई भी बॉडी वर्क करता है ऐसी एनर्जी, इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी तरफ अब पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर भी हमारे पास बॉडी का होना लाजमी है और वर्क का होना लाजमी है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है और उस बॉडी पे वो बॉडी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? हाइट की वजह से। यहाँ पे देखें, ये बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और ये वर्क किस वजह से हो रहा है? हाइट की वजह से हो रहा है। ऐसी एनर्जी की, ऐसी किस्म को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जो है हमारे पास हाइट की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हमारे पास किस वजह से होती है? मोशन की वजह से। अब यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क due to its motion is called kinetic energy. So kinetic energy is due to its motion, while potential energy is due to its height of the body, motion of the body. So these are about the types of energy. अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है और ये हमारे पास कब हमारे पास मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला को देखेंगे। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फार्मूला जो है, यहाँ पर इस फार्मूले में जो है हमारे पास क्या है? मास है और स्फीयर ऑफ वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हमारे पास दो चीजें हैं, एक मास है, एक स्फीयर ऑफ वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक उस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरी उस बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। So kinetic energy depend upon mainly mass of the body and velocity of the body. So अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर हम मास को जीरो रखेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर हम मास को डबल करेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मतलब ये है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले मास के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी को जीरो रखेंगे, मैक्सिमम करेंगे, मिनिमम करेंगे, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तब हमारे पास क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जो हमारे पास मास के साथ रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है? मतलब ये है अगर आप किसी भी बॉडी के मास को डबल करेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर हम किसी भी बॉडी के मास को डिक्रीज करेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी विल आल्सो डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होती है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर मास डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह मास और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मास क्या है? जीरो हम ले रहे हैं, और यहाँ पर मास क्या कर रहे हैं? 1 ले रहे हैं, और यहाँ पर हम मास क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, और यहाँ पर मास हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। यहाँ पर एक बॉडी है उसका मास है नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मास जो है ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये एज एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि एमसीक्यूज में कभी-कभार पूछ लेता है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। मतलब क्या है? एक बॉडी है उसका मास जीरो है, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बॉडी की मास जीरो, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी बॉडी की मास जीरो होगी तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो यहाँ पर मास जीरो है तो यहाँ पर मास जब आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तब हमारे पास ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ये जो डैश काइनेटिक एनर्जी मतलब आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू वैल्यू आपको दिया गया होगा। अब यहाँ से आपसे पूछा होगा कि अगर हम इसकी मास को जीरो रख दें तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तब ये हमारे पास किसके बराबर होगी? जीरो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, अब हमने इसकी मास को हमने 1 रखा है। आपसे पूछे इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज दैट and what will if mass of the body is equal to 1 then what will be the kinetic energy of the body। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मास को हम 1 रखें तो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगेन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तब ये हमारे पास किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। डैश काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब यहाँ पर मास की जगह पर जब आप 1 पुट करोगे तब हमारे पास वही वैल्यू आएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी आपको वैल्यू दी गई। मतलब लेट करो, आपको कहते हैं कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 10 जॉल, if mass of the body become 1 then what will be the kinetic energy of the body। तो तब आपने फार्मूला में 1 पुट करना है। जब आप फार्मूले में 1 पुट करोगे तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही आएगी, 10 आएगी।
10 वैल्यू होगी। सो यहाँ पर मास, अगर मास को हम 1 kg रख दे और उसकी नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी आपसे डैश काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। दूसरी बात, अब मास को आपने क्या किया, डबल किया, 2 कर दिया। तो जब आप मास को डबल करोगे, देखो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब मास बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो मास को हमने क्या रखा है, डबल कर दिया, 1 से 2 कर दिया, मतलब डबल हो गया। तो आप कहते हैं कि डैश काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो तब हमारे पास उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होगी वो पहले की वैल्यू से क्या होगी, डबल होगी। चौथी एग्जांपल में देखो, अब यहाँ पे आपके साथ मास जो है इसको क्या किया है, 4 टाइम इंक्रीज किया गया है। तो आपसे कहता है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द मास ऑफ द बॉडी देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, डैश काइनेटिक एनर्जी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर 4 वैल्यू पुट करनी है मास की जगह पर। जब आप 4 वैल्यू पुट करोगे तब हमारे पास नेक्स्ट या डैश काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक के बराबर होगी। यानी हमारे पास 4 टाइम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किस वजह से, मास की जब आप 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये था। अब हमने मास को कंप्लीट कर दिया कि हमारे पास मास को 0 रखने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास को 1 रखने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास को अगर 4 टाइम इंक्रीज कर दें तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये सारा रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब हम वेलोसिटी को पढ़ेंगे कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और वेलोसिटी को 0 रखेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हमने वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन पढ़ना है। देखो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। तो यहाँ पर काइनेटिक और वेलोसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन तो है। कैसा रिलेशन है वो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि अगर आप वेलोसिटी 1 टाइम इंक्रीज करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी, आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर वेलोसिटी हम लोगों ने क्या 0 रखा है, यहाँ पर हम वेलोसिटी क्या रख रहे हैं 1, और यहाँ पर वेलोसिटी 2, यहाँ पर वेलोसिटी 4 कर दो। यहाँ पर हम इस तरतीब से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डैश काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी। अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है, जीरो वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो बॉडी जो है वो किस चीज में है, किस पोजीशन में है, रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तब हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डैश काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी। देखो अगर वेलोसिटी 0 होगी तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ना, यहाँ पर वेलोसिटी जो है 0, तो तब काइनेटिक एनर्जी आपके साथ क्या होगी, तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी 0 जूल होगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अगर वेलोसिटी मिनिमम तब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। सो यहाँ पर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अब भी आपने वेलोसिटी को 1 रख दिया, तब हमारे पास डैश काइनेटिक एनर्जी आपके साथ क्या होगी। देखो अब यहाँ पर आप वेलोसिटी की जगह पर जब आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो तब काइनेटिक एनर्जी तो वही आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर जब यहाँ पे लोगे, 1 का स्क्वायर जब यहाँ पे लोगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसी वजह से उसकी जो डैश काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तीसरी बात, यहाँ पर आपने इसकी वेलोसिटी को क्या किया, डबल कर दिया। मतलब वेलोसिटी जो है हमारे पास 1 थी और उसको वेलोसिटी को क्या किया, डबल कर दिया, 2 कर दिया गया। तब आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अब देखो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 4 होता है, तो यहाँ पर 4 होगी। अब वेलोसिटी 4 टाइम इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम होगी। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी डैश काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्यों, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले रहे हैं। जब आप 2 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ पर 2 to 4 हो जाएगा और v स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास आ जाएंगे 4v स्क्वायर। जब आप 4v स्क्वायर होगी तो तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसी वजह से हमारे पास जो ओरिजिनल डैश काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज होगी, किस चीज से, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को
4 टाइम कर दें, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर हम वेलोसिटी को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आप क्या रखो, 4 रख दो, यहाँ पर आप क्या रख दो, 4 रख दो, 4, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आपके पास 16 आ जाएगा। क्या यहाँ पर आपके पास कितने 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी डैश काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी किस चीज से, 16 टाइम 16 टाइम इंक्रीज होगी इन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास जो डैश काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी कितना टाइम, 16 टाइम। इसी तरह सो ऑन। यहाँ पर सिर्फ आपने वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू को आप इस फार्मूले में पुट कर दो। इस फार्मूले में जब आप इस फार्मूले में पुट करोगे तो जितनी वैल्यू ये आया तो ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी वही होगी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, 4, तो 4 4 जा 16, 16 हमारे पास टाइम आपने क्या किया, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और 16 टाइम वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से उसकी डैश काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डैश काइनेटिक एनर्जी आपके पास 16 टाइम इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक, यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर क्या, ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर अब हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस समझेंगे कि कब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, कब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जमीन होगी इस अर्थ के ऊपर। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर एक बॉडी है, एक बॉडी है, और उस बॉडी का जो है हमारे पास क्या है, मास है। उस बॉडी की हमारे पास क्या है, मास है। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, वो हमारे पास इस अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो इस बॉडी पे एक किस्म का फोर्स लगता है, उस फोर्स की जो हमारे पास इसको जमीन की तरफ खींचता है, जमीन के सेंटर की तरफ खींचता है। इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जब हमारे पास बॉडी इस पोजीशन पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है, क्या अगर बॉडी जमीन के सरफेस के ऊपर पड़ा हो, तब हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब अगर हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर दे, यहाँ से शिफ्ट कर दे यहाँ तक, तब हमारे पास इस पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ये बॉडी है, इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। इस बॉडी के पास वेलोसिटी तो है यहाँ से यहाँ तक जाने की, अब इस बॉडी को हमने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस बॉडी के पास इस पोजीशन पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इस बॉडी के पास वेलोसिटी जो है कुछ वेलोसिटी है, और लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास डिपेंड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। हाइट कहाँ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास हाइट, हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, हमारे पास यहाँ पर हाइट क्या है, 0 है। तो आपसे पूछेगा कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और दूसरी बात सर्फेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। एक बॉडी है, ये बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा है, वो अगर आपसे पूछे कोई भी एग्जामिनर या एग्जाम है, कहता है कि इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक बॉडी पड़ा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और दूसरी बात उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने दो चीजों को याद रखना है। दो चीजें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। मास तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी मेनली, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पर मास तो कांस्टेंट है, मास तो कभी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर ये जी जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होती है, 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हाइट जो है ये चेंज होता रहता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो पोटेंशियल एनर्जी मेनली डिपेंड अपॉन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर हमारे पास हाइट क्या है, 0 है, लेकिन इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, 0 नहीं है। तो तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और इस पॉइंट पे हमारे पास इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दूसरी बात, इस पॉइंट पे, कौन सी पॉइंट पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, हम पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। एक बॉडी है, एक बॉडी हमारे पास इस अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक बॉडी पड़ा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दूसरी बात, उसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ये बॉडी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक कंसेप्चुअल पॉइंट होना चाहिए कि इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे, क्योंकि हमारे पास हाइट 0 है, हाइट क्या है,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बॉडी तो सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो हमारे पास हाइट क्या होगी, जीरो होगी। जब हमने कहा था कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मेनली हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी वजह से अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास किसी भी बॉडी की हाइट जीरो होगी, तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि अगर किसी भी बॉडी की, ये बॉडी है, इस बॉडी की सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट जितना ज्यादा होगा, तो हमारे पास हाइट के ज्यादा होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ऐसा ऐसा नीचे आ रही है, सरफेस ऑफ द अर्थ ये है, अब ऊपर ले जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरह जब हमारे पास नीचे जब आ रहे तो हमारे पास हाइट डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अंडरस्टूड। सो इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मास का होना लाजमी है, मास तो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह जब आप वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी किसी भी बॉडी की अगर जीरो होगी, तब हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे पास वेलोसिटी जीरो होगी, तब हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अदरवाइज अगर किसी भी बॉडी की कुछ वेलोसिटी हो, तब हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। So at the surface of the earth, this object have some velocity. इस वेलोसिटी की वजह से हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। दूसरी बात, अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारे पास इसकी बॉडी, इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की हमारे पास क्या है, हाइट जीरो है। हाइट जीरो होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है। दूसरी बात कि इस सरफेस पे हमारे पास इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरी बात, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों आंसर जो है आपके पास होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है, हाइट जीरो होने की वजह से। दूसरी बात, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हाइट की वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों, हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तीसरी बात, अब हम इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमारे पास कुछ वेलोसिटीज है। यहाँ पर इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ तक जब पहुंच गया, बॉडी रुक जाता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर इस इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से हमारे पास बॉडी डिस्प्लेस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड पोजीशन बी। ये हमारे पास पोजीशन क्या है, ये पोजीशन बी है। ये हमारे पास क्या है, पोजीशन बी है। अब ये बॉडी जो है, ये यहाँ तक पहुंच गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब यहाँ तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। मैं यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं करूंगा, मेरा काम है आपको समझाना कि कंसेप्ट दूंगा। तो यहाँ तक जब पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बॉडी यहाँ पे रुक जाता है, तो यहाँ पर जब रुक जाता है, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर रुक गया, तब हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। दूसरी बात, अब ये बॉडी यहाँ तक पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद इस बॉडी की कुछ हाइट है या नहीं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सरफेस है, इस सरफेस से हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड पॉइंट बी। अब यहाँ तक इस बॉडी के पास हमारे पास क्या है, हाइट है, जीरो नहीं है। इस केस में यहाँ पर बॉडी जो है हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है, इसी वजह से इसका हाइट जीरो है। लेकिन जब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तब हमारे पास इसकी हाइट होगी। यहाँ पर हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यहाँ पर इसकी हाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ से पॉइंट बी तक हमारे पास इनके बॉडी और सरफेस ऑफ द अर्थ के दरमियान कुछ फासिला है। इस फासिला को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, और इस हाइट हमारे पास की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी बॉडी को हम सरफेस ऑफ द अर्थ से डिस्प्लेस कर दे किसी भी पॉइंट पे,
किसी भी पॉइंट पे जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो उस पॉइंट पे, यहाँ पर मैंने कौन सा पॉइंट लिखा है, पॉइंट बी लिखा है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्वेश्चन आपसे इस तरह बन सकता है कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू सम हाइट, ये हाइट यहाँ तक हो सकता है, देन एट दैट पॉइंट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। सो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये दो पॉइंट्स होना लाजमी है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो उस पॉइंट को आपने देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पॉइंट बी पे हमारे पास उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो जब आप वेलोसिटी जीरो होगी, तो जब आप यहाँ पर देखो वेलोसिटी जीरो है, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी या डैश काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो होगी। तो इसकी वजह से इस पॉइंट बी पे हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी जो है बॉडी यहाँ पर रुक गया। अब रुकने की वजह से हमारे पास इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। दूसरी बात, अब यहाँ तक इस पॉइंट बी पे हमारे पास इस बॉडी को हमने डिस्प्लेस कर दिया इस पॉइंट तक लाए, तो यहाँ पर सम हाइट बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, इस हाइट की वजह से, क्योंकि हाइट हमारे पास इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी आपने डिस्प्लेस की है, तो इस बॉडी और सरफेस ऑफ द अर्थ के दरमियान कुछ फासला है, उस फासला होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जो एनर्जी इसमें स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल है, इन द फॉर्म ऑफ द हाइट है, और इस हाइट की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर उसकी हाइट हमारे पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस हाइट की नॉट इक्वल टू होने की वजह से, इज नॉट इक्वल टू जीरो होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों जीरो है, तो आपने जवाब देना है कि ये इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जीरो है। दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाई। इसका जवाब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हाइट जीरो न होने की वजह से, क्योंकि हाइट जीरो नहीं है, जब हाइट जीरो नहीं है तो उसके साथ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों हमारे पास क्यों जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी मेनली डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से होना चाहिए। जब हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसके पास हमारे पास एनर्जी की एक किस्म स्टोर होगी, हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो दिस ऑल यहाँ पर इस लेक्चर में मेनली हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो है हमने कहा था कि किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत हो, क्या कहते हैं, एनर्जी। अब बॉडी काम कब करेगी, ये मैंने आपको बताया था कि इस केस में जब हमारे पास वर्क जीरो होगी, देखो यहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि जब वर्क जीरो होगी तब हमारे पास यहाँ पर एनर्जी विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। सो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की वजह से बॉडी को कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करे, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एंगल की तरफ से मैंने कहा था कि यहाँ पर थीटा जो है ये हमारे पास एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है ये अपोजिट ईच अदर है। साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड कोस जीरो इज इक्वल टू 1। कोस जीरो इज sin 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1। दूसरी बात ये है sin 90 is equal to 1, sin 90 is equal to 1 and cos 90 is equal to 0। So these two angles sin theta and cos theta are opposite to each other and their values are opposite to each other। मतलब ये है कि अगर किसी sin theta की वैल्यू 0 होगी तब उसकी अपोजिट जो होगी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था sin 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1 और sin 90 is equal to 1, cos 90 is equal to 0। This one should be clear to you। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने एंगल 90 पढ़ा था, किसके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, कि अगर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90, ये किस केस में हो सकता है। अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने किस हाथ में कोई चीज रखा हुआ है, आप इसको ले जा रहे हैं, आपके साथ बैग है, आप उस बैग को हाथ में आप इस तरह पकड़े हुए हैं और आप जा रहे हैं। यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ हो रहा है। दूसरी बात, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो एक ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, और दूसरी बात एक आप फोर्स लगा रहे हैं और आप इस तरफ जा रहे हो। देखो यहाँ से मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से वहाँ तक किया, यहाँ से वहाँ तक किया, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी, सही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारे पास एनर्जी होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन को अभी आपने देखना है
यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। दूसरी बात, उस पार्टिकल की वजन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उस अर्थ की सेंटर की तरफ की वजह से। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। सो इन दिस केस कि आप किसी चीज को इस तरह पकड़े हुए आप जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब हमारे पास फिजिक्स में इस वर्क इज इक्वल टू जीरो। फिजिक्स के मुताबिक आपने तो काम किया, वी नो आपने कोई काम किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने कोई काम नहीं किया। सो इसका मतलब ये है क्यों आपने कोई काम नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर आपके फोर्स, कौन से फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 था। जब एंगल 90 होगी तो cos 90 मैंने बताया था क्या था? cos 90 इज इक्वल टू 0। जब cos 90 0 होगी तो जब आप इस यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब आपके पास वर्क इज इक्वल टू 0। जब वर्क 0 होगी तो मैंने बताया था एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केसेस अगर आपने एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को हासिल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वर्क होना चाहिए। सो एनर्जी डिपेंड अपॉन वर्क। आपके पास वर्क 0 होगी तो आपके पास एनर्जी 0 होगी। वर्क आपके पास मैक्सिमम होगी तो हमारे पास आपके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरह अगर आपके पास वर्क मिनिमम होगी तब आपके पास एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। दिस ऑल वर अबाउट द एनर्जी। यहाँ पर हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मैंने कहा वर्क पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास कब हमारे पास एनर्जी 0 होगी, कब एनर्जी 0 होगी? फिर हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैंने टू टाइप्स के बारे में पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर मैंने इस दोनों को डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी को डीप में पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। डिफिनेशन तो मैं यहाँ पे लिखा है। डिफिनेशन ये है, डिफिनेशन सेम टू सेम हमने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिखा है। एक फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पे, एक मास ऑफ द बॉडी, एक वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किस तरह डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये है कि अगर मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और दूसरी बात अगर मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज हो रहा है तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। यहाँ पर भी मैंने डिफरेंट चार्जेस बताएं कि अगर आपसे पूछे कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी मास 0 है, उसकी मास 1 है, उसकी मास 2 है, उसकी मास 4 है, मतलब हम डबल करते जा रहे हैं, तो तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये सारे जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी बात मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये दूसरी चीज़ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी से वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये पॉइंट अपने ज़हन में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास, यहाँ पर मैंने 4 केसेस के बारे में बताया कि अगर हमारे पास वेलोसिटी 0 होगी तो जब आप यहाँ पर 0 करोगे क्योंकि ये मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर लेट करो, यहाँ पर मास 5 है और यहाँ पर आपके साथ वेलोसिटी 0 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यह होल वैल्यू 0 हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाएगी। दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर आप वेलोसिटी को 1 कर दे, वेलोसिटी को 2 कर दे, वेलोसिटी को 4 कर दे, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह इंक्रीज होगी? नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी और डैश काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी की तरफ से हमारे पास के पैटर्न पे हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फर्क ये है कि वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारे पास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के तरफ के तरीके पे हमारे पास मेथड पे हमारे पास इसका रिलेशन है। फिर यहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास एट द सरफेस ऑफ द अर्थ और एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस ऑफ अर्थ के काइनेटिक एनर्जी क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस ऑफ अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तब हमारे पास आपके पास ये कंसेप्चुअल पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने हैं तो आपके पास इस तरह की कंसेप्चुअल पॉइंट्स होनी चाहिए। अगर आपको आपसे पूछे कि एक सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 व्हाई, तो आपके पास एक कंसेप्चुअल पॉइंट होना चाहिए कि हमारे पास ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे बॉडी के पास तो कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। दूसरी बात, अगर वो आपसे पूछे कि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, तो आप पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आपसे पूछे क्यों, तो क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, अब हमने हाइट के बारे में बात करा कि यहाँ पर अगर उस बॉडी को आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे डिस्प्लेस कर दें, कुछ डिस्टेंस पे छोड़ रखते हैं, तब हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये था आज हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।